चलिए, आज का जो क्लास है वो काफी स्पेशल होगा। स्पेशल इस मायने में होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री तो इसे एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन ये एग्जाम से हटकर भी हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि खास करके शहीद आजम भगत सिंह के बारे में वैसे भी जानना चाहिए। तो महात्मा गांधी के ऊपर तो कई क्लास लिए गए, ठीक है। आज एक बहुत बड़ा सर्वे सामने आया है। आप देखेंगे सर्वे में पूछा गया कि सबसे अधिक लोग किन लीडर को पसंद करते हैं। तो सर्वे में निकल कर आया लोग भगत सिंह का नाम लेते हैं, सबसे अधिक लोग भगत सिंह को पसंद करते हैं। लेकिन इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। अब भारत सरकार देखेंगे, भारत सरकार शहीद का दर्जा नहीं दिया। ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए कि शहीद का दर्जा आज तक इनको मिला नहीं, भगत सिंह को। और ना तो आज तक भगत सिंह को कोई कोशिश भी किया गया कि भारत रत्न दिए जाने का। क्या भारत रत्न नहीं थे? तो भारत रत्न थे और आज हर युवा उनका नाम लेता है और उनका योगदान था। क्यों नहीं भारत रत्न मिला? तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था। दुर्भाग्य है, मिला नहीं, ठीक है। तो इस शहीद आजम भगत सिंह का पूरा जीवन जो है केवल भगत सिंह का ही नहीं देखेंगे, साथ ही साथ जो चंद्रशेखर आजाद, असफुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, जितने क्रांतिकारी संगठन के लोग थे उनके बारे में आज स्पेशल क्लास है। उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, देखेंगे, और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और केवल एग्जाम की टारगेट मत कीजिए, एक समझना भी जरूरी है कि क्या चल रहा था उस वक्त, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि देखते हैं, अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है उस पंजाब में भगत सिंह का जन्म हुआ था। अभी यहाँ नहीं है। जो पूर्व का पंजाब था, ठीक है, वो हिंदुस्तान में देखेंगे पंजाब हरियाणा का क्षेत्र, ठीक है, और पाकिस्तान में कुछ क्षेत्र चला गया, वो सबको मिलाकर एक बड़ा पंजाब होता था। तो वर्तमान में जो पाकिस्तान का घर है वो पंजाब में पड़ता है, और ये पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से में गया, ये बंगा गांव है। बंगा गांव पंजाब 28 सितंबर 1907 जन्म हुआ भगत सिंह का। और भगत सिंह को मात्र 23 वर्ष की आयु में, ये बस 23 वर्ष की आयु में फांसी हुई थी। मात्र 23 वर्ष की आयु में इनके द्वारा जो काम किया गया, जिस बात के लिए आज भी उनको हम याद करते हैं, ठीक है। और देश दो रास्तों पर चल रही थी। आजादी के लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता था जिसमें क्रांतिकारी विचारधारा के लोग चल रहे थे, जिनको ये आभास हो गया था कि अंग्रेज ऐसे मानने वाले हैं नहीं। अब एक ही रास्ता है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है। और दूसरा रास्ता था जो गांधीवादी विचारधारा था। भारत में दोनों आजादी के लिए काम कर रहे थे, दोनों स्वराज के लिए काम कर रहे थे, पर ये दोनों पक्ष अलग अलग था। तो हम एक देखते हैं, एक गांधीवादी विचारधारा पर चला है और ये तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कैसे पनपा। पहला क्वेश्चन आएगा इसमें, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उद्भव कैसे हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, तो हम बताएंगे तो बिल्कुल समझ में आपको आएगा, ठीक है, कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कैसे आया। याद कीजिए, भारत देश में जो सबसे बड़ा संगठन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, शायद आप लोगों को याद होगा। 1907 में ये सूरत अधिवेशन था।
और ये कांग्रेस का था। ये कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था, जिसमें पहले क्या था, पहले लोगों का भरोसा था, लोगों का विश्वास था कि हमारे पास एक ऐसा संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ गई है जिसके रास्ते हम लोग स्वराज प्राप्ति तक जा सकते हैं। लोगों का आस्था, लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा था कांग्रेस के प्रति। लेकिन दुर्भाग्य था कि 1907 ईस्वी में आप देखेंगे सूरत अधिवेशन में दो भाग में टीम बट गई। हालांकि इसको बचाने का प्रयास 1906 से ही कोशिश किया गया। आपको बता दें 1906 में क्या हुआ था, 1906 ईस्वी में ये लोग दो खेमों में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जितनी टीमें थी, दो खेमों में बढ़ रही थी। एक जो तेज प्रतिक्रियावादी थे, तेज बदलाव चाहते थे, वो चाहते थे कि आजादी के लिए जो रास्ता है, अगर जरूरत पड़ेगा तो दो हाथ भी कर लेंगे, ठीक है। और एक थे जो पुराने विचारधारा पर चल रहे थे, दो प्रकार का। अब क्या हुआ कि इसमें पाया गया, इसमें बाल गंगाधर तिलक का प्लान हुआ था कि बाल गंगाधर तिलक खड़े होंगे, ये भी बदलाव चाहते थे, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक 1906 में ही खड़े होने वाले थे। तो बाल गंगाधर तिलक थे गरम दल के नेता, ठीक है, गरम दल के नेता थे। और उन लोगों को लगा, जो नरम दल वाले थे, जिनका भरोसा था कि अंग्रेजों के द्वारा जो शासन चलाया जा रहा है अच्छा है, केवल हम प्रार्थना पत्र देंगे तो वो सुधार करके देंगे, बोलते थे सुधारवादी दल। नरम दल का मतलब क्या होता था, सुधारवादी संगठन, ठीक है। नरम दल मतलब कहिए इसको, ये सुधारवादी संगठन था। और दूसरा था आपको गरम दल। गरम दल मतलब भी ये नहीं होता है कि हिंसा कर जाना। गरम दल ये था कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, हर हाल में स्वराज प्राप्ति कर जाएंगे, पर हिंसा नहीं करेंगे, पर इसको रखेंगे भी नहीं अंग्रेजों को। ये था जिसमें इसमें जानते हैं लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनका नाम था, अरिंदर घोष, ये सब गरम दल में चल रहे थे। तो अब 1906 में एक समीकरण बन रहा था, ठीक है, 1906 में ऐसा समीकरण बन रहा था कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष पोस्ट के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सबसे बड़ा संगठन था, जो आजादी के लिए काम कर रहा था, ठीक है, अपना मांग को लेकर सामने आता था, ठीक है, इसमें बाल गंगाधर तिलक को लाया जा रहा था। लोगों को लगने लगा कि बाल गंगाधर तिलक आएंगे तो वही जीतेंगे, कन्फर्म है। इसीलिए रास बिहारी घोष जो थे, उनको कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया कि आप रुक जाइए, आप अभी जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसमें गरम दल वाले का बोलबाला हो जाएगा कांग्रेस में, इसको रोकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी को खड़ा किया गया था 1906 में, जब देखेंगे इसमें दादा भाई नौरोजी को लाया गया था। और दादा भाई नौरोजी को लाया गया, ये काफी वृद्ध व्यक्ति थे और इनका सम्मान जैसे भीष्म पितामह थे, कौरव पांडव दोनों करता था, इसीलिए उनके सम्मान में बाल गंगाधर तिलक खड़े नहीं। एक वर्ष तो आपने बचा लिया, लेकिन फिर 1907 में जैसे ही रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, रास बिहारी घोष, याद रखिए, एक घोष है, एक बोस है। बोस है आजादी भोज वाले और घोष है सूरत फूट वाले, ठीक है। तो ये घोष थे, घोष पश्चिम बंगाल में बैटल होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय घोष के अध्यक्षता में नरम दल गरम दल दो खेमों में टीम टूट गई। साथ ही साथ 1906 में एक और घटना सामने आया था। 1906 में क्या हुआ था, हाँ, मुस्लिम लीग। अब देखिए मुस्लिम लीग आपका अलग हो गया, यानी इस्लाम धर्म वाले अलग हो रहे थे, नरम दल गरम दल टूट रहा था, ठीक है। तो ऐसा समीकरण देश में बना कि लगने लगा कि अब इस संगठन के बस की बात है नहीं कि ये आजादी तक ले जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी।
ठीक है, कि अब ऐसे नहीं होगा, अब आना चाहिए मैदान में और दो हाथ करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो जैसा कि एक टारगेट है शहीद आजम भगत सिंह के बारे में, ठीक है, असफुल्लाह खां, राजेंद्र लाल, बड़े बड़े लोग जो थे, जो संगठन बना, उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी, तो आप कह सकते हैं कि जब दिखने लगा संविधान ऐसा बन रहा था कि टीम बिखर रही थी, निरंतर मुस्लिम लीग, तो लगा यूनिटी भंग हो रही है, अब दूसरे रास्ते का भी प्रयोग करना होगा। और इसमें आप देखेंगे कांग्रेस में खास करके महात्मा गांधी का बोलबाला रहा है। कांग्रेस में देखेंगे महात्मा गांधी 1919 से गांधी युग बोला जाता है, 1919 से आजादी तक चले जाइए। ठीक है, तो इधर एक तरफ चल पड़े हैं ये क्या कहते हैं, महात्मा गांधी दो खेमों में, दो हिस्सों में बट रही थी। अगर आजादी के लिए बात किया जाए तो एक आपका था कांग्रेस, एक कांग्रेस का टीम था, और ये खास करके इसमें सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हम जानते हैं महात्मा गांधी को। सबसे बड़ा चेहरा महात्मा गांधी का था, और ये गांधी युग जिसके लिए लगातार काम किया गया है, इसको हम जानते हैं गांधी युग। जो देखेंगे 1919 से चले जाइए आजादी तक, तो एक सिस्टम चला है कि जो मान लेते हैं कि विनम्रता पूर्वक अपने मांगों को एक तरीके से रखना, ठीक है, इनकी लड़ने का एक तरीका अलग हुआ करता था, तो एक आजादी के लिए। और दूसरा पक्ष जो चला है ये आपका क्रांतिकारी संगठन। तो पहला चीज ये आपका क्लियर हुआ कि क्रांतिकारी संगठन का उद्भव जो हुआ उस वक्त कौन सा समीकरण बन रहा था देश में, तो ये पता चल गया कि एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसमें महात्मा गांधी बड़ा चेहरा के तौर पर थे, क्रांतिकारी संगठन जिसमें बड़े चेहरे में बताने की बात ही नहीं है, कम से कम दो लोगों का नाम तो बस आप लोगों को याद हो गए, भगत सिंह, एक नाम आता है आजाद जी का, चंद्रशेखर आजाद। अब चंद्रशेखर आजाद ये भी अपने आप में बहुत बड़े चेहरे थे। चंद्रशेखर आजाद जी का मानना था कि आज तक कोई जेल ऐसा नहीं बना है जो आजाद को अंदर रख पाए, और जब तक ये जीवित रहे ये कसम खाए थे कि अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। और अल्फ्रेड पार्क में बताया जाता है कि अल्फ्रेड पार्क में वो 27 फरवरी का दिन था, ठीक है, 1931 ईस्वी, जिसमें खुद को गोली मार दिए थे। जब लगा कि गोली खत्म हो गया, सामना कर रहे थे, आधा घंटा सामना किए हैं इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में, उसके बाद खुद को गोली मारी। ये हम सिस्टम से आप बता रहे थे। तो आजाद का क्या था कि कोई जेल ऐसा नहीं बना है जो आजाद को गिरफ्तार कर पाए। ये बड़े चेहरे थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये बड़ा चेहरा क्रांतिकारी के लिए था। ठीक है, तो चलिए अब क्रांतिकारी को हम लोग लेके आगे बढ़ाएंगे। अब चलिए यहाँ से एक बेसिक मैप आपके दिमाग में बैठ गया, क्रांतिकारी लोग क्यों सामने आए। चलिए, एक तो बताएं कि देश में जो समीकरण चल रहा था, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समीकरण सामने आया, ठीक है, वो भी प्रेरित किया क्रांतिकारियों को आगे बढ़ने के लिए। एक घटना था 1896 ईस्वी का, ठीक है, एक 1896 ईस्वी का क्या घटना था, एक अफ्रीकी कंट्री है इथोपिया, इथोपिया अफ्रीकी कंट्री है। अब ये क्या करता है कि हमला करके, मतलब इटली बहुत ताकतवर देश था, ठीक है, अपने अधीन रखे हुए था, तो इथोपिया हमला करके इस पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, एक ये घटना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने आई। दूसरा घटना देखेंगे
कुछ दिनों के बाद 1905 ईस्वी में देखने के लिए मिला। आप जानते हैं एशियाई कंट्री है जापान, एशियाई कंट्री जापान है, ये रसिया को हरा दिया। अब इसमें देखिए सामने निकलकर निष्कर्ष क्या आता है। सामने एक निष्कर्ष आता है कि इन लोगों के मन में इटली कहां है जानते हैं कि यूरोप की कंट्री है, ठीक है, ये आपको यूरोप की कंट्री है, ठीक है। रसिया देखेंगे तो दोनों में पड़ जाता है, एशिया में भी यूरोप में भी, और राजधानी चूंकि यूरोप में पड़ता है यूरोप में ही देखते हैं, तो मान के चलिए ये आपको यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। इन लोगों का धारणा था, ठीक है, यूरोप वाले का धारणा था कि हम अजय हैं, हमको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। तो इन लोगों के मन में एक कॉन्सेप्ट पहले से चल रहा था कि हम लोग अजय हैं और हमें हराने वाला कोई पैदा नहीं लिया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी नींव कोई नहीं हिला सकता है। पर ये दो घटना सामने जो आया, ठीक है, इसके बाद लोगों को लगने लगा कि नहीं, आजादी लड़ा जा सकता है और अगर सही तरीके से विरोध किया जाए तो हम लोग भी जीत हासिल कर सकते हैं। तो यहां से क्या हुआ, यहां से एक प्रेरणा मिलता है, यहां से एक प्रेरणा मिलता है, और इसीलिए यहां से भी प्रेरणा मिला है क्रांतिकारियों को। देखिए इतिहास में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लिंक करना, एक दूसरे को लिंक करते चले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब दो बात निकल कर आया कि क्रांतिकारियों का उद्भव कैसे हुआ। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब जो सामने आए, तो पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टूट रही थी, निरंतर में टूट गई, यूनिवर्सिटी का अलग हुआ, तो लगने लगा कि शायद ये वहां तक हमको नहीं ले जा सकता है। एक तो ये बात भी था, दूसरा पॉइंट ये था क्या हम लड़ पाएंगे, क्या हम टिक पाएंगे अंग्रेजों के सामने। तो इस बात के लिए प्रेरणा कहां से मिला, 1896 की एक घटना, इथोपिया, ठीक है। इथोपिया अफ्रीकी कंट्री है, हालांकि क्षेत्रफल में बड़ा है लेकिन पावर में इटली बड़ा था। इसका अपना आप कभी हम बताए हैं आपको कि पहले जो व्यापार होता था, इटली का लाल सागर के ऊपर नियंत्रण हुआ करता था, एक दबदबा होता था उस पूरे क्षेत्र में, इसीलिए इटली को हराना मामूली बात नहीं था, ये यूरोपीय कंट्री था। ऊपर से जापान छोटा कंट्री है, ये रसिया को हरा दिया। ये समीकरण से लगने लगा यहाँ से प्रेरणा आप ले सकते हैं, जैसे रामचंद्र जी से कैसे हम प्रेरणा लेते हैं, ये पांडवों की सेना को लेकर त्रिलोक विजेता को हरा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी सत्य पर चलेंगे तो कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रेरणा लेकर क्रांतिकारियों के द्वारा, क्रांतिकारियों अब इस संगठन में जितने लोग थे ये आगे बढ़ने का काम किए। एक बेसिक अवधारणा दिमाग में बैठाइए, इसके बाद चलिए हम आपको बताते हैं। तो पहली बात ये थी कि पहला क्रांतिकारियों का एक भ्रम टूटा, क्रांतिकारियों के मन में एक भ्रम पैदा लिया था, और भ्रम क्या था कि इसको हराया नहीं, उन लोगों का भी भ्रम टूट गया, ठीक है, भ्रम टूटा। इनको लग रहा था कि इनको कोई हरा ही नहीं सकता है, ये अजय है, तो एक भ्रम हो भी गया, लोगों को यहाँ से प्रेरणा भी मिला। अब यहाँ के बाद देखिए आगे चलते हैं, यहाँ के बाद क्या हुआ, भारत में धीरे 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 कई क्रांतिकारी संगठन बने, क्रांतिकारी संगठन बनते चले गए, धीरे धीरे बन रहे थे। और क्रांतिकारी संगठन में अब देखेंगे भारत में जहां से क्वेश्चन आता है, और जिस संगठन का नाम आप इतिहास में पढ़ते हैं, लुसेंट पर भी देखते हैं, उसका हम नाम लेंगे जो मुख्य था क्रांतिकारी संगठन जो जुड़ा हुआ था। पहला हम चर्चा करेंगे एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, इसको HRA शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो एक संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का एक संगठन बना, और इस संगठन की नींव खड़ा करने वाले एक व्यक्ति थे
जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। अब देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम आता है तो इस संगठन क्रांतिकारियों के लिए एक संगठन, एक बड़ा संगठन भारत देश में बना और ऐसे छोटे छोटे कई संगठन बने हैं, पर इतिहास उसी को दोहराती है, उसी को बताती है जिसके द्वारा कुछ इतिहास में बड़ा काम किया गया हो। तो इसके द्वारा क्रांतिकारियों का उद्भव कैसे हुआ, पहला पॉइंट हम लोग ये सीख लिए, कहां से प्रेरणा लिया गया। और ये जो आपका बना है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, राम प्रसाद बिस्मिल ये बनाए और धीरे धीरे जितने क्रांतिकारी संगठन के लोग थे, बड़े बड़े लीडर, सब इसमें जुड़े हैं। एक नहीं कई लोग जुड़े हैं, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, आसफुल्ला खां, जितने लोग, मनवंत नाथ सिंह, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें जुड़ते चले गए। तो ये इस संगठन का आप नाम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक संगठन बनकर खड़ा हुआ। दिक्कत आया इस संगठन के साथ क्या, इस संगठन को चलाने के लिए, अब देखिए कोई संगठन को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। आज के दौर में अगर बीजेपी को अगर चुनाव कराना है तो हर जगह चुनाव प्रचार के लिए पंडाल लगना, माइक का प्रबंधन करना, चेयर आना, नाश्ता का प्रबंधन करना, इसमें कुछ तो पैसा जाएगा। तो किसी भी संगठन को चलाने के लिए पैसे चाहिए और पैसा का देखेंगे भारी अभाव था। अब दो चीज था, एक दूसरी तरफ जो था ये आपका कांग्रेस था, ठीक है, और एक तरफ आपको था क्रांतिकारी संगठन। क्रांतिकारी संगठन, अब इसमें कौन बना है आपका HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये बनकर तैयार हुआ। अब दोनों तरफ, दोनों संगठन को चलाने के लिए पैसे चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, इसमें लोग कसकर दान करता था। मतलब इसके पास पैसा था, पैसा बहुत अधिक था कांग्रेस के पास। बड़े बड़े लोग फंडिंग करते थे, इसमें कांग्रेस में पैसा देते थे, पर इसको चलाने के लिए इसका पथ सही नहीं था, लोग सही नहीं मानते थे। समझ गए कि ये क्या कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना, तोड़ फोड़ करना, बम मार देना, इसको निगेटिव चीज कई लोग मानते थे। तो इसको पैसे मिलते नहीं थे, इनके पास पैसा नहीं था। पर काम तो आजादी के लिए, दोनों का लक्ष्य क्या था, स्वतंत्रता प्राप्त। दोनों का लक्ष्य था स्वतंत्रता तक पहुंचना। पर एक संगठन के पास पैसे नहीं थे, ठीक है। अब ये पैसा लाए कहां से, तो हम आपको बता दें, पैसे का भी प्रबंध ये लोग कर लिया। सोचा इतना लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा नहीं होगा, पैसा भी होगा। देखिए पैसा कैसे होता है। याद होगा, आप लोग सुने होंगे काकोरी ट्रेन डकैती का नाम सुने हैं। काकोरी कांड बोलते हैं। तो हम लिख देते हैं काकोरी ट्रेन डकैती, ठीक नहीं लगता है शब्द, काकोरी रेल क्रांति। क्रांति इसीलिए असत्य पर सत्य की विजय, ये अंग्रेज लोग बोलते थे। काकोरी ट्रेन डकैती, उसे याद रखने के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं। काकोरी कांड बोलते हैं। कौन बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे, अंग्रेज बोलते हैं। इसको बोलते हैं कांड किया गया इन लोगों के द्वारा। पर कांड थोड़े था, ये तो नेक काम के लिए किया जा रहा था, शुभ काम के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। आप लोग गुलाम बनाकर रखे हुए थे, हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो इसीलिए इसको काकोरी रेल क्रांति कही, ठीक है। और ये घटना देखेंगे सामने आया 1925 ईस्वी में। अब आपको
हाँ, ये जो संस्था बना था ये आपका बना था HRA 1924 में। ये 1924 में आपका संगठन बना था। और संगठन बना, इसको पैसे मिल नहीं रहे थे तो 1925 में प्लान कर दिया। और काकोरी जगह पड़ता है गोरखपुर के पास, यूपी में। ये जगह कहाँ है? गोरखपुर के पास यूपी में जगह पड़ता है। अब चलती ट्रेन से चोरी की गई और ये सरकारी खजाना था जो एक जगह से दूसरे जगह अंग्रेज लोग ले जा रहे थे। यहां पर था सरकारी खजाना। अब ये सरकारी खजाना किसका था? यदि देखा जाए तो ये खजाना क्या उन लोगों का था? भारत का ही था, ठीक है। लेकिन कब्जे में किसका था? ये सरकारी खजाना उस वक्त हम लोगों के कब्जे में नहीं था। ये कब्जा था किसका? हाँ, वही बात है, ब्रिटेन की महारानी। ये कब्जे में था और ब्रिटेन की महारानी के कब्जे में था। ये सरकारी खजाना एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। प्लान कर बैठे इस संगठन के लोग। इस संगठन के लोग HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके जन्मदाता, इसको बनाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, इसी में सारे लोग शामिल हुए थे। और चंद्रशेखर आजाद भी इसी टीम में थे। इसी टीम में चंद्रशेखर आजाद थे। पूरा प्लान हो गया कि पूरा ट्रेन लूटेंगे। चलती ट्रेन से चोरी की गई। वैसे देखेंगे चलती ट्रेन से चोरी होती है तो रेलवे में पढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं RTT, रनिंग ट्रेन थेफ्ट, RTT बोला जाता है, चलती ट्रेन से चोरी। क्योंकि डिपार्टमेंट में कुछ दिन रहे तो उसके बारे में भी पता है कि कैसे होता है। अब देखिए, इस सरकारी खजाना को चलते चलते रास्ते में ही पूरा लूट लिया गया और लूट कर लेके आए और रखा गया था। फर्स्ट टाइम चंद्रशेखर आजाद अपने हिसाब से अपने घर के पास रखवाए थे इस खजाने को। तो पिताजी देखकर काफी प्रसन्न हुए। माइक लाइए दिलखुश। कोई बात नहीं, असुविधा के लिए खेद है, थोड़ा सा संसाधन का अभाव है, बाकी सब ठीक ही है। चलिए लगाइए। उसको सीधा कर दीजिए, हेलो 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 हेलो, आवाज बढ़ाइए। हेलो 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 हेलो, बैटरी डाउन है क्या जी? हेलो, रुकिए बोलते तब तक बैटरी लेके आइए। ये सब पहले देख लेना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ थे? सरकारी खजाना लूटा जा रहा था। सुनिए, अब इस सरकारी खजाने को लूटने के लिए जो टीम काम कर रही थी, उस टीम का नाम आप लोग जानते हैं, 1924 में स्थापित हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस टीम के मेंबर चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, मनमंत नाथ सिंह, बहुत बड़े बड़े लोग थे। इसको तो प्लान किए कि पैसा नहीं आ रहा है, लोगों के द्वारा दान नहीं दिया जा रहा है, तो जो हमारी संपत्ति है उसी का यूज करेंगे, हम सरकारी खजाने को लूट लेंगे। तो इस खजाने को लूटा गया और चंद्रशेखर आजाद अपने घर पर लेकर आए। पिताजी काफी प्रसन्न थे, थोड़ी सी अपने घर की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो जाएगा, कुछ रख लेना अपने घर में। तो काफी गुस्से में आ गए थे। ये हमारा व्यक्तिगत नहीं है, ये देश की संपत्ति है, माफ कीजिए, इसमें से एक टुकड़ा नहीं घर के लिए हम रखेंगे। ठीक है, कितना सादा विचार था और अच्छा विचार था। और यह स्पष्ट बताए कि पिताजी, चंद्रशेखर आजाद बताते हैं कि पिताजी हमारे पास ये पिस्टल और गोली हमारी अपनी है, ये कहिए तो ये आप ले सकते हैं, आपको गोली चाहिए तो हम दे सकते हैं, बाकी ये सरकारी खजाना, ये संपत्ति हम नहीं दे सकते हैं।
लाइए बैठिए जल्दी। यह सब कहे छो पहले देख कर रखो, ये देखता हूँ जखने क्लास शुरू के लिए तखने नहीं लगते। हेलो 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 चलिए। इसके बाद चलिए, इस सरकारी खजाना को लूटा गया। दुर्भाग्य था कि इस टीम में एक ऐसे मेंबर थे जिनके द्वारा गवाही दे दिया गया था, जिसके कारण जितने साथी थे सब लोग देखेंगे पकड़े गए। और जय गोपाल नाम का व्यक्ति था जो गवाही दे दिया। जय गोपाल गवाही दे दिया। अब गवाही दिया, छापा मारा गया, ठीक है। और जितने मेंबर देखेंगे ये सारे लोग पकड़े गए यहाँ पर, और गिरफ्तारी हुई थी 29 लोगों की। अब चलिए यहां से आप देखिए, ध्यान दीजिए, 29 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी यहाँ पर। 29 लोग गिरफ्तार हुए। अब इस 29 लोग में क्या क्या हुआ ये देखिए। 17 व्यक्ति ऐसे थे जिनको किसी को 7 वर्ष, किसी को 12 वर्ष ऐसे पनिशमेंट मिला। 17 व्यक्ति को, ठीक है, कारावास। इसके बाद देखेंगे 4 लोगों को काला पानी की सजा दी गई। 4 लोगों को काला पानी की सजा दी गई और 4 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया। ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, 29 में से 17 लोग थे, 7 वर्ष 12 वर्ष जैसे भी बना पनिशमेंट मिला। 4 लोगों को काला पानी समझ लीजिए, जो लोग नहीं समझते हैं। भारत देश का जब मैप आप देखेंगे तो हमारा द्वीपीय भाग है जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आप देखेंगे एक जेल था जिसको बोलते थे सेलुलर जेल। तो उस सेलुलर जेल में इन लोगों को उठाकर वहां पर डाला जाता था काला पानी की सजा, समझ गए। तो काला पानी की सजा दिया गया। काला पानी क्यों बोलते हैं थोड़ा सा बता देते हैं। BL ग्रोवर स्पष्ट चित्रण किया है, दिल्ली पब्लिकेशन का एक पुस्तक है। पहले क्या होता था कि लोगों को पकड़कर वहां पर उस द्वीप के ऊपर एक जेल था, सेलुलर जेल, उसमें रख दिया जाता था। पूरा काल कोठरी के समान लगता था, खिड़कियां भी नहीं थी। और एक के कंधे पर दूसरा चढ़ा, दूसरे के कंधे पर तीसरा चढ़ा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जब चढ़ा कि देखने के लिए कोई तो रास्ता मिले, वेंटिलेटर के पास पहुंचा, ठीक है, कि कुछ तो दिखे कि कैसे निकलेंगे, कैसे जेल तोड़ेंगे। तो दिखाई दिया। अब दूर से देखने पर पानी पूरा ब्लैक दिखा, काला पानी। तो कैदियों के द्वारा बोला गया इसको काला पानी, उस समय से प्रसिद्ध हो गया काला पानी। और हम आपको बता दें, हमारा जो गांव है अहियापुर, वहां से भी सुरती मूर्ति नाम की 2 औरत थी जिसको काला पानी का सजा हुआ था। वो 4 अंग्रेज को मार दी थी और मार के आंगन में गाड़ दी थी, ठीक है। हेलो। अब देखिए बहुत अच्छा लगेगा, हम एक सीरीज में आपको लेके चल रहे हैं कि समझ में आएगा कि कब क्या क्या हुआ। तो 17 लोग कारावास दिया गया, इसमें अधिक समय तक नहीं था। और इन लोगों को आजीवन कारावास, आप जब तक जीवित रहिए तब तक उसमें रहेंगे। 4 लोग काला पानी, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो सेलुलर जेल था वहां रखा गया। कितना हो गया? 4 4 8 और 17 जोड़िए, कितना हो रहा है? 25। 4 लोग बच रहे हैं। अब ये 4 लोग के साथ क्या हुआ? शेष जो 4 लोग थे
अब इस सबको फांसी दिया गया। फांसी किनको किनको मिला? राम प्रसाद अब इनका दोष क्या था? ये बड़े लीडर थे, बोला कि सबसे बड़ा हाथ तो तुम लोगों का है, अच्छा संगठन बनाता है। संगठन बनाए कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, जाइए फांसी की सजा। एक ये व्यक्ति थे, दूसरा रोशन सिंह, असफाउल्ला खान, एक राजेंद्र लाहिड़ी। तो ये 4 लोगों को फांसी क्यों? इसीलिए इनको फांसी दिया गया। ये बड़े लीडर थे, ये नेतृत्व करते थे। तो प्लान ये किया कि ये जीवित रहेगा तो फिर कभी भी घातक साबित होगा, इसको तो फांसी खींच लो और बाकी को इतना पनिशमेंट दो कि दोबारा से कभी जीवन में साहस नहीं कर पाए। तो अब बताइए, जहां पर 29 लोग पकड़े गए, इस 29 ब्रेन जैसे भगत सिंह थे उसी प्रकार से उतना क्षमता रखते थे और ऐसे ब्रेन को सीधे दबा दिया गया। 29 तेज तराक ब्रेन जो देश के लिए काम कर रहा था, इसको बिल्कुल दबाया गया। तो इसको दबाने की कोशिश किया गया, लेकिन इस संगठन में आजाद जी फिर भी आजाद रहे। कहीं छापा मारता तो वो निकल जाते थे और स्पष्ट बताया कि अंग्रेजों के पास ऐसा जेल बना ही नहीं है जो आजाद को गुलाम बना कर रखे, जेल में डाल कर रखे। ये आजाद जीवन भर आजाद रहेगा। और एक बार लगने लगा चंद्रशेखर आजाद को कि शायद अब ऐसा क्या कहते हैं अवसर आ गया कि शायद अंग्रेज उनको गिरफ्तार कर देगा। एक गोली बचा था आपको मालूम है, एल्फ्रेड पार्क में। तो चलिए ये समझ में आया, कम से कम इस 4 का नाम याद रखिएगा जिनको फांसी की सजा हुई। ठीक है, इन 4 को वहां पर फांसी की सजा हुई थी। चलिए इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक दिन का जैसे भगत सिंह का दिए, एक दिन स्पेशल रहेगा सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर। तो इनके द्वारा भी जो काम किया गया, हालांकि सरकार इसके बदले में ना तो भारत रत्न दी, ना तो शहीद का दर्जा, ये बहुत बड़ा बेवकूफी है। हमारे विचार से आज भी विचार करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। जो पहले नहीं हुआ तो करके दीजिए। हाँ, अपने नाम से नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन जाएगा। हाँ बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर था, उसको काट करके अपना नाम कर लेना, इसमें मजा आता है। भगत सिंह को क्यों नहीं दे रहे हैं भारत? दे दीजिए। शहीद का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? दे दीजिए। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस को भी भारत रत्न नहीं है, उनको भी भारत रत्न नहीं है। ये भेदभाव हम लोग क्यों करें? हम आपको आगे बताएंगे बटकेश्वर दत्त के बारे में, तो आंख में आंसू आ जाएगा। सुनिए, बताएंगे। और हमारा टारगेट देखिए ये भी था कि आप लोगों को अभी फिजिक्स बता रहे थे, फिजिक्स बेहतर थोड़ा खींच दिए हैं। अब टारगेट ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन होता है। तो जहां तक हम पहुंचा दिए थे मॉडर्न हिस्ट्री को, हम लोग जा चुके थे गोलमेज सम्मेलन तक, गांधी ईविन समझौता बता दिए थे। स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन से हमारा आंदोलन छूटा हुआ है। ठीक है, उससे पहले क्रांतिकारी और फिर सुभाष चंद्र बोस के ऊपर प्रकाश डालेंगे, फिर आजादी तक पहुंचा के मॉडर्न हिस्ट्री, फिर लोकल, फिर दूसरे विषय को भी आगे बढ़ाएंगे। एक क्रम से चलिए, उससे क्या होता है, कंसंट्रेशन बना रहता है। और देखिए आप लोगों को जितना सहज लगता होगा, इसको इकट्ठा करने के लिए बहुत परिश्रम लगता है। कई किताब पढ़ना पड़ता है, कई जगह ढूंढना पड़ता है, कई जगह से देखना पड़ता है, फिर उसको एक साथ कनेक्शन पूरा कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। इसीलिए आप लोग कम से कम एक काम अवश्य कीजिए, जो लोग चलाते होंगे फेसबुक, कम से कम कोशिश कीजिए कि ये मेहनत अधिक लोगों तक पहुंचे। ठीक है, जहां से भी जैसे कोशिश करते, और कुछ नहीं है। देखिए किताब में सब कुछ भरा हुआ है, हम व्यवस्थित करके अपने अनुभव के आधार पर थोड़ा आप लोग से अच्छा व्यवस्थित करके देते। बस यही बात है कि आपका समय बचा रहे। कर आप भी सकते हैं, आप काहे नहीं कर सकते? हर चीज कर सकते हैं स्वयं से। पर हम लोग की तरफ गांव में कहाँ इतना माहौल होता है, कौन लोग बताने वाले हैं,
अभी जानेंगे। अच्छा, इस तरह संगठन था, राम प्रसाद बिस्मिल बनाया था। जानना चाहिए था बचपन से, छोटे से आए हुए नहीं जान पाते। चलिए हम कहां तक पहुंच चुके हैं? काकोड़ी कांड हो गया। अब डर के मारे जितना संगठन था वो दब गया। तो उस वक्त क्रांतिकारी जो काफी तेजी से बढ़ रहा था, उस वक्त एकदम से शांत हो गया। अंग्रेज लोग काफी प्रसन्न था। भगत सिंह बोले प्रसन्नता तो क्या कहते हैं, हम तोड़ देंगे, प्रसन्न नहीं होने देंगे, हम नहीं बैठेंगे। 25 में कांड हुआ, गिरफ्तारी हुई। 26 में एक संगठन फिर बनाया और भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था संगठन। और भगत सिंह जो संगठन बनाए उसका नाम क्या था बताते हैं? लुसेंट में देखते होंगे, भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था संगठन था नौजवान भारत सभा करके था, नौजवान भारत सभा। ठीक है, तो नौजवान भारत सभा ये बना कब आपको? 1926 में। क्यों बना? क्योंकि ये क्या कहते हैं, जब गिरफ्तारी हो गई 29 लोगों की गिरफ्तारी, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, पहले कौन काम कर रहा था? एचआरए ये काम कर रही थी। और जब 29 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद शिथिल पड़ गए, पूरी व्यवस्था शिथिल पड़ गई। तो इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भगत सिंह सामने आए और इनके द्वारा एक नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई 1926 ईस्वी में। और इसके सचिव वो खुद अपने आप को बनाए। इस संगठन के लिए सचिव कौन बने? खुद भगत सिंह। भगत सिंह सचिव बने। ठीक है, और इसमें ऐसे और भी कुछ युवा थे, जैसे यशपाल, छबील दास, ये सभी लोग थे। यशपाल, छबील दास, ठीक है, और भी कुछ युवा थे। इनके साथ धीरे धीरे इस संगठन में भी लोग जुड़ना शुरू कर दिए। तो देखिए एक सीरीज चला है, एचआरए ये थोड़ा मंदी में गया, उसके बाद भगत सिंह एक ऑप्शन विकल्प दे दिए, नौजवान भारत सभा। ठीक है, इसको शॉर्ट में एनबीएस कह सकते हैं, लिख सकते हैं एनबीएस। इसके बाद ये एनबीएस यानी एचआरए एनबीएस। ठीक है, नौजवान भारत सभा। तो बचाने का भरसक प्रयास किया गया। अब हम आपको लिए चलते हैं, ये संगठन फिर ठीक से काम करने लग गया। ठीक है, उस वक्त अचानक से मंदी में चला गया था क्रांतिकारी संगठन, उसको बचाने का प्रयास किया। पर फिर भी भगत सिंह को लग रहा था ये जो बनाया गया था, हालांकि ये कहां बनाया गया था? पंजाब में, एक छोटे से क्षेत्र, ये संगठन पंजाब में बना था। ठीक है, तो काम तो किया उस वक्त। ठीक है, एचआरए के बाद ये संगठन काम किया, लेकिन एक छोटे से क्षेत्र में कोने में काम करने का क्या मतलब था? पूरे भारत स्तर पर काम नहीं हो पा रहा था। इसीलिए फिर ये प्लान कर रहे थे कि कुछ ऐसा होना चाहिए। इनको पता चला, उस वक्त पता चला चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, और चंद्रशेखर आजाद जी कितने शक्तिशाली, कितने पावरफुल थे, उनकी स्थिति के बारे में इसको आभास हुआ। इसके बाद भगत सिंह चल पड़े। भगत सिंह देखेंगे चंद्रशेखर आजाद जी से मिलने के लिए दिल्ली गए। ठीक है, इसके बाद भगत सिंह दिल्ली गए, किनसे मिलने के लिए? चंद्रशेखर आजाद जी से मिलने गए और ये चाहते थे कि देश स्तर पर जो बड़ा संगठन हो, पंजाब में क्षेत्रीय संगठन बनकर रह रहा था, उसका नेतृत्व करें और वहां पर साथ मिलकर काम करें। तो चंद्रशेखर आजाद जी जानते थे कि क्रांतिकारी पथ कितना मुश्किल है। इनको लगा कि पता नहीं ये टिक पाएंगे कि नहीं, अंग्रेजों का यातना सह पाएंगे या नहीं, तो काफी डराया गया था इनके द्वारा। और शहीद मूवी में कुछ सीन दिखाया भी गया है। ठीक है, शहीद मूवी में बताया गया है कि देखो बहुत कठिन मार्ग है। ठीक है, तुम जितना इजी समझ रहे हो वैसे नहीं है, ऐसे लेके नहीं चल सकते हो।
तो इनको लगता था पता नहीं हमको हम पर क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं, कैसे भरोसा करेंगे। तो उस पिक्चर में एक सीन एक फिल्माया गया, दिखाया गया कि एक जलती लौ के ऊपर ऐसे हाथ रख दिए थे, ठीक है, और बोले हम अपने आप को कभी भी हमको इस चीज का दर्द नहीं होता है, बस देश को बचाना है। 23 वर्ष का युवा, 23 वर्ष में उनको फांसी की सजा हुई थी और उसमें एक दिखाया गया, एक सॉन्ग दिखाया गया, ठीक है। चलिए 2 लाइन चलते चलते, हाँ इसी से गाएं कि इससे गाएं? हेलो 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 हेलो, ठीक है, ये माइक से सेटिंग नहीं सही किए हुआ है, ये आवाज कहाँ है? हेलो 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 हेलो, चलिए उसमें दिखाया गया है 2 स्टेंजा आप लोगों के लिए। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज है तेरी कदमों में, हम भेंट अपने सरों के चढ़ा जाएंगे। ए वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हरे रंग की आज हरे डाल की, नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल के जला जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लौटा जाएगा। तो ये उस वक्त दिखाया गया, फिल्माया गया है। चूंकि देखिए एक तो इतिहास है, दूसरा बात हम लोगों का परम कर्तव्य है कि आज स्वतंत्रता जिनके बलबूते मिला उनको जानना चाहिए और उनके लिए एक लड़ाई भी लड़ना चाहिए, उनको उचित सम्मान मिले, जो काम किए हैं उनको उचित सम्मान भी मिलना चाहिए, ठीक है। पर ये सरकार नहीं कर रही है, ये दुर्भाग्य है, वो सब की बात है। तो चंद्रशेखर आजादी से पहले इनको भरोसा हुआ और दोनों साथ मिल गए, और साथ ही साथ एक संगठन जो अंग्रेजों की नजर में बदनाम हो चुकी थी और जिसके ऊपर कई प्रतिबंध लगाए गए थे, उस संगठन का भगत सिंह एक सलाह दी। भगत सिंह क्या सलाह देते हैं सुनिए। भगत सिंह के द्वारा सलाह दिया गया, परामर्श दिया गया कि इस संगठन का नाम बदल लीजिए, और नाम बदलकर चेंज कर लेते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखने का फैसला किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी नाम बदला जाए। यहां पर प्लान हुआ कि नाम इसका चेंज किया जाए, ठीक है, नाम बदला जाए और काम वही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा नाम बस चेंज कर देते हैं और नया सिरा से इस पर काम करते हैं। तो परामर्श अच्छा लगा और उसी टीम का नाम बदलकर अब क्या हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। इसका नाम चेंज कर लिया गया। अब देखिए उसमें क्या काम होता है, नाम तो चेंज हो गया। अब देखेंगे इसी बीच की घटना है, ये समय लगभग 1927-28 का समय है, ठीक है।
1928 में आपको याद होगा 1927 में साइमन कमीशन गठित हुआ था और 1928 में भारत आई थी। साइमन कमीशन कब आई थी ये आप पढ़ चुके हैं। साइमन कमीशन 1928 में भारत आई थी, ठीक है। तो आप देखेंगे साइमन कमीशन बना क्यों था, पहले इस चीज को समझिए। भारत देश में तब जो कानून चल रहा था 1919 का अधिनियम चल रहा था और 1919 के अधिनियम में था कि हर एक 10 वर्ष पर एक बैठक होगा और जो कानून सुधार की आवश्यकता होगी जनता से बात करेंगे, मिलेंगे और जो आवश्यक होगा उस हिसाब से अमेंडमेंट करेंगे, सुधार करेंगे और नया सिरा से कानून को आगे बढ़ाएंगे। तो अब बताइए भारत के लिए क्या अच्छा हो क्या बुरा हो, जब तक भारत के नेताओं को साथ में नहीं बैठाएंगे तो कैसे हो सकता है। सबसे धोखाधड़ी यही हुआ कि इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन एक टीम बना इस बात के निर्णय के लिए कि कानून सुधार किया जाए और नया कानून स्थापित किया जाए जो भारत के हित में हो और एक भी भारतीय को उसमें टीम में लिया नहीं गया। इस बात को लेके मुंबई में, लाहौर में जगह जगह विरोध हुआ और आप देखेंगे सबसे बड़ा विरोध जो हुआ वो लाहौर में हुआ। हालांकि विरोध कहां कहां हुआ, बहुत जगह हुआ। विरोध देखने के लिए मुंबई में भी हुआ, लाहौर में भी हुआ, अलग अलग जगह पर हुआ। लेकिन सबसे जो बड़ा विरोध हुआ सबसे बड़ा विरोध हुआ लाहौर में, ठीक है। हेलो 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 सबसे बड़ा विरोध देखने के लिए मिलेगा ये आपका लाहौर में हुआ। और लाहौर में याद होगा नाम एक व्यक्ति का, एक लीडर का, बहुत बड़े लीडर थे, लाला लाजपत राय। अब इस लीडर के बारे में आपको बता दें, थोड़ा सा जानकारी दे दें। लगभग बताया जाता है कि भारत में उस वक्त आकलित जो आंकड़ा था, लगभग हमारे पास आबादी जनसंख्या था 30 से 35 करोड़, ठीक है। तो 30 से 35 करोड़ आबादी का नेतृत्व, मतलब पूरे भारत के लिए सोचिए कितने बड़े लीडर थे। 30 से 35 करोड़ लोगों को उचित न्याय मिले, इसके लिए ये आवाज उठा रहे। बड़े स्तर के नेता थे, पूरे भारतवर्ष के नेता कह सकते हैं। अब ऐसे नेता के साथ क्या अत्याचार हुआ, जब आवाज उठा रहे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया गया वहां पर, ठीक है। साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया और बहुत चीख के, ठीक है, सामने आकर प्रदर्शन हुआ जिसमें साइमन कमीशन वापस जाओ गो बैक का नारा लगाया गया कि हम ऐसे टीम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भारत के लिए आप कानून बनाएंगे और एक भी भारतीय को आप नहीं लिए हैं। क्या भारत के बारे में आप कानून बनाएंगे? आप तो अपना मनमाना करके जाएंगे। इसीलिए काला झंडा दिखाया गया कि वापस जाइए, कोई कानून नहीं बनेगा। स्पष्ट विरोध। और ये लाहौर में सबसे बड़ा विरोध हुआ था, समझ गए। लाठी चार्ज शुरू करवा दिया। अब यहाँ पर इनके ऊपर आप देखेंगे लाठी चार्ज हुआ है और लाठी चार्ज इनके ऊपर हुआ। वहां पर 2 अधिकारी पहुंचे थे। 2 अधिकारी का नाम आता है, दोनों अधिकारी जो थे बड़े थे, मिस्टर स्कॉट बड़े थे और सैंडर्स उससे नीचे थे, पर दोनों घटनास्थल पर गए, ठीक है। एक का नाम था स्कॉट और दूसरे का नाम सैंडर्स, ठीक है। तो आप देखेंगे ये दोनों अधिकारी लाठीचार्ज करवा रहे हैं और अंधाधुंध लाठीचार्ज। और एक लाठी देखेंगे, ये स्कॉट की लाठी लग जाती है इनको, लाला लाजपत राय को, और सर पर लाठी लगने के कारण इनकी मृत्यु भी हो गई। और जब सर पर लाठी लगा उस वक्त इनके द्वारा जो बोला गया आज भी एग्जाम में पूछा जाता है, मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत की कील साबित होगी। इनके द्वारा बोला गया और वो आज भी पूछा जाता है। तो मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत की कील साबित होगी, ये बोला गया इनके द्वारा लाला लाजपत राय।
और स्कॉट जब मारा था, सोल्डर्स भी साथ में था, स्कॉट मारा और मारने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब देखेंगे जब मृत्यु हो गया, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो आप देखेंगे मृत्यु के बाद गुस्से में आ गए भगत सिंह। अब इसका कनेक्शन यहां से जोड़िए, ठीक है। अब गुस्से में आ गए भगत सिंह, और भगत सिंह गुस्से में आए कि पूरे भारतवर्ष के बड़े लीडर, ये क्या मतलब है कि लाठीचार्ज करके आप उसकी हत्या कर दी, उनकी हत्या, क्या आप हम लोगों का सम्मान करेंगे, क्या कानून बना कर देंगे, इसीलिए हम कुछ नहीं सुनेंगे। अब गुस्से में आ गए, ये प्लान करते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी को बताते हैं कि एक ही प्लान है कि हत्या करेंगे। अब ऐसे नहीं सुनेगा, अब लाहौर में हत्या होगी, और हत्या किस व्यक्ति का किया जाएगा, तो प्लान हुआ मिस्टर स्कॉट को मारेंगे। और मिस्टर स्कॉट को मारने के लिए पहुंच गए दफ्तर के पास। लाहौर में आप देखेंगे, लाहौर में एक दफ्तर था, और दफ्तर था सामने एक गेट था। देखिए ये दफ्तर था लाहौर में, और इसमें अंदर में ऑफिस में ये दोनों थे, और सामने से एक रोड था, वृक्ष था, ये जगह था। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद बताए कि सबसे पहले हम नेतृत्व करेंगे, हम सामने जाएंगे साइकिल से, हम इशारा करेंगे, फिर तुम लोग आना। मारने के लिए 3 लोग, मतलब 3 लोगों का नाम दिया गया, संगठन ने बनाया 3 लोगों को, 3 लोगों का नाम दिया, जिसमें एक भगत सिंह का था कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे। इनको हालांकि रोका जा रहा था कि दूसरे लोग जाएंगे, ये बोल रहे थे नहीं, ये हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक भगत सिंह, दूसरा राजगुरु, और तीसरे व्यक्ति का नाम था सुखदेव, ठीक है। ये तीनों प्लान करके गए, ठीक है। यहाँ चंद्रशेखर आजाद जी जाते हैं, और वो जैसे ही देखे कि अंदर से स्कॉट निकल रहा है, चंद्रशेखर आजाद जी सूचना देते हैं कि ये निकल रहा है, वो सामने से निकल गए। अब ये सामने आए, बेचारा स्कॉट पता नहीं कोई फाइल भूल गया, वो अंदर वापस हो गया, ठीक है, और थोड़ा आयु शायद बचा हुआ था, सोल्डर्स निकल गए, ये भी तो कांड में था ही। फिर एक बार जब प्रण कर लिए, उसके बाद उतार दिए गोली सीने में, और उसके बाद ये भागे तीनों नौजवान, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह को गोली मारते एक हवलदार देख लिया, एक अंग्रेज हवलदार था जो देख लिया कि गोली मारकर एक सिख नौजवान भागा, इतना ही पहचान पाया, एक पगड़ी था, दाढ़ी थी, सिख नौजवान। इनकी पहचान कैसे हुई? इनकी पहचान थी सिख नौजवान के रूप में। ये सिख नौजवान हेलो, चलिए सुनकर कैसा लग रहा है इन लोगों की कहानी? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत व्यवस्थित करके आपको दे रहे हैं, एकदम समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें देखेंगे, पता चला कि एक सिख नौजवान है जो भागा है, तो ये छुप गए, और कुछ क्रांतिकारी मिलकर की बहुत मुश्किल है, हर जगह नाकाबंदी लगाया, तलाशी शुरू है। तो लगने लगा कि अब भगत सिंह तो गया, पहचान लिया गया है, अब इसको बचाने का एक ही रास्ता है, पहले तो अपना लुक चेंज करो। तो दाढ़ी शेविंग करवाए, हेयर धारण की, और मूछ, जो नया लुक देखते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए चूंकि पहचान लिए गए, समझ गए। तो दाढ़ी शेविंग करके, एक हेयर धारण करके, ठीक है, अंग्रेजों की तरह, जेंटलमैन की तरह अपना पूरा लुक बदल लेते हैं। और प्लान हुआ कि यहाँ से अपने आप को बचाने के लिए, अकेला जाएगा तो फिर भी पता नहीं पकड़ में आ जाएगा, इसको बचाने के लिए एक नाटक करना पड़ेगा सामने से निकलने के लिए। तो इनकी वाइफ बनने का नाटक एक चुना गया कि दुर्गा देवी नाम की एक क्रांतिकारिणी थी, उसको बोला गया कि एक क्रांतिकारी को यहाँ से भगाना है, निकालना है, तुमको थोड़ा देर के लिए नाटक करना होगा वाइफ बनने का सामने। ये बोलती है कि नाटक वगैरह नहीं करेंगे, किसी क्रांतिकारी के लिए हम किसी की पत्नी नहीं बनेंगे। पता चला वो भगत सिंह बहुत खुश हुई, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जीवन भर बन सकते हैं, ये तो कुछ क्षण की बात है, ठीक है। तो देखिए भगत सिंह को निकालने के लिए, अब भगत सिंह लाहौर से कहां गए, देखिए
भगत सिंह वहां से लाहौर से आगे कलकत्ता और यहां तक साथ गई थी दुर्गा देवी। दुर्गा देवी ये क्रांतिकारिणी थी और दुर्गा देवी कौन थी समझ लीजिए, भगवती चरण बोहरा एक व्यक्ति था क्रांतिकारी, उसकी पत्नी थी और भारत में सबसे पहले बम बनाने की कला क्रांतिकारी में भगवती चरण बोहरा ही निकाला, वही ढूंढ निकाला सबसे पहले। दुर्भाग्य है कि एक बम विस्फोट में ही उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद ये क्रांतिकारिणी के तौर पर ये भी काम करती थी वाइफ के तौर पर। तो यहाँ पर कलकत्ता तक चले गए, कलकत्ता तक सही सलामत चले गए। कलकत्ता में भी कहाँ ये बैठने वाले थे, इनको पता चला कि दिल्ली में एक कानून पारित होने वाला है जो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, पब्लिक सेफ्टी बिल। चलिए आगे बढ़ते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल की तरफ। उधर ले जाइए। हेलो हेलो। चलिए, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे थे अभी जो परिस्थिति बना, भगत सिंह सिख नौजवान के रूप में पहचान लिए गए थे। उनको बचाने के लिए क्रांतिकारी दुर्गा देवी की मदद से उनको निकालकर कलकत्ता पहुंचाया गया। तो लाहौर से ये व्यक्ति आ चुके हैं कलकत्ता, लाहौर से आ गए कलकत्ता। अब कलकत्ता से यहाँ इनको पता चला कि दिल्ली में एक पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है, केंद्रीय असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने वाला है। और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये जो घटना है आपको बता दें, 8 अप्रैल 1929 की। यहां से फिर चले आए कहां, दिल्ली। और यहां पर पब्लिक सेफ्टी बिल 8 अप्रैल 1929 को। अब यहां दिल्ली में देखेंगे केंद्रीय असेंबली में ये पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने वाला था। और पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था ये समझिए। ये इस प्रकार से कानून बनाया जा रहा था कि संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। ये था संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जाता। अब इनको लगने लगा कि अगर पब्लिक सेफ्टी बिल यहाँ पारित हो गए दिल्ली असेंबली में, तो हम लोगों के लिए शर्मनाक हो जाएगा, ठीक है, जीना हराम हो जाएगा। अब बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी, ये क्या मतलब है? मतलब हमारा अधिकार छीनने की बात हो रही थी, ठीक है। तो आप देखेंगे पब्लिक सेफ्टी बिल जो पारित होने वाला था, ये भगत सिंह प्लान किए। दिल्ली आने के बाद भगत सिंह प्लान किए कि चलिए इस चीज को तो होने नहीं देंगे हर हाल में। और भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जी को सूचित करते हैं कि इस बार हम गिरफ्तारी देंगे। तो इनका सोच कुछ अलग था, गिरफ्तारी भाई क्यों देंगे, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, फिर हमारा जो क्रांतिकारी पक्ष जो आगे बढ़ रहा है वो और डूब जाएगा।
ये बोलते हैं नहीं आप नहीं समझ रहे हैं, मुट्ठी भर कुछ संगठन है और हम लोग जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। जब तक जनता नहीं जगेगी देश आजाद नहीं होगा। क्या एक भगत सिंह देश को आजाद करा सकता है? कदापि नहीं। तो लोगों को जगाना होगा। मेरा मैसेज शायद नहीं पहुंच रहा है। हम जब जेल जाएंगे, ठीक है, हमारे ऊपर मुकदमा चलेगा और चीजों को पत्रकार छापेंगे। जब छापेंगे तो ये मैसेज जाएगा जनता के बीच में। जब जनता के बीच में जाएगा तो जनता पढ़ेगी और जानेगी। जब जानेगी तो हमारे थ्रू क्या होगा कि और क्रांति बढ़ेगा। हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। और साथ ही साथ असेंबली में जो ये गलत कानून पारित हो रहा है, इसको हम ध्वस्त करना चाहते हैं कि इस प्रकार का कानून आगे नहीं बढ़े। प्लान हो गया कि बम फेंकने के लिए, मतलब एक खाली जगह पर बम फेंका जाएगा, धुआं किया जाएगा, ठीक है। किसी को मारने का लक्ष्य नहीं था, पर बम फेंका जाएगा। तो उस बम फेंके जाने के लिए 2 लोगों का नाम आया। क्यों नाम आया बताते हैं। प्लान हो रहा था कि कौन जाएगा। राजगुरु बोलते हैं हम जाएंगे, सुखदेव बोलते हैं हम जाएंगे। प्लान ये हुआ कि हम लोगों को पकड़ के रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, मुकदमा चलेगी और वहां जो भी न्याय और बहस होता है इंग्लिश में होता है। अंग्रेज लोग थे और इंग्लिश तुम्हारा कमजोर है। राजगुरु का कमजोर था, सुखदेव का। जिसका इंग्लिश अच्छा है उसको पकड़ के ले चलो। संगठन में एक लोग थे जिनका इंग्लिश काफी हैवी था, अच्छा था, बटुकेश्वर दत्त। तो नाम था, 2 लोगों का नाम आया कि वो असेंबली में बम फेंकने के लिए जाएंगे। अब देखिए प्लान धीरे धीरे हम आगे बढ़ाए हैं। तो एक नाम आता है आपको भगत सिंह और दूसरा नाम है बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। अब देखिए इन दोनों लोगों का नाम हुआ। देखिए असेंबली जाएंगे बम फेंकने के लिए। जैसा कि प्लान था, ये दोनों असेंबली पहुंच गए और यहाँ पर जब सभा शुरू ही हुआ था, इससे कि पहले पारित होता सभा चलती, खाली जगह पर बम फेंका गया और खाली जगह पर बम फेंका गया और पूरा धुआं उठा, किसी के ऊपर नहीं फेंके। और उसके बाद नारा लगाना शुरू किया क्रांतिकारियों के लिए जो होता है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे, क्रांति अमर रहे, ठीक है। और उसके बाद पर्चा उछाला जा रहा था कि बहनों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत, बहनों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत। तो इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे, बहनों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत, ये इनका फेमस नारा था, वहां लगाए थे। उसके बाद आधा घंटा तक ऐसा माहौल रहा कि गेट के पास सुरक्षा कर्मी था, इनके पास नहीं आए, क्योंकि उनको पता था कि शायद कुछ गोली बचा हुआ है, मतलब कुछ बम होगा या पिस्टल होगा उनके पास, पर खुद गिरफ्तारी दे दी। इनका तो मन ही था कि गिरफ्तार होके जाएंगे, तो इनको पकड़ के गिरफ्तार किया गया। ये खुद गिरफ्तारी देने गए थे, ये दोनों व्यक्ति गिरफ्तार हो गए। अब चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इनकी गिरफ्तारी हो गई, अब ये चले गए जेल। अब जेल में क्या हो रहा है सुनिए। जेल में जब इनको ले जाया गया, जेल में यातना दिया जाता था, अच्छा भोजन नहीं मिलता था, खाना में पूरा कंकड़ पत्थर मिक्स रहता था। इसीलिए इन लोगों का आंदोलन शुरू हुआ कि जब तक जेल में अच्छा खाना नहीं मिलेगा हम खाना नहीं खाएंगे। बोला अच्छा ठीक है, 2 दिन में ठंडा हो जाएगा बाबू, खाना जेल में खाना नहीं खाएगा। तो इसके बाद इनका भूख हड़ताल चल पड़ा, जेल का भूख हड़ताल। अब देखिए इसके बाद सीरीज आपका बनता है जेल का भूख हड़ताल। और इसमें देखेंगे जेल के भूख हड़ताल में लीडर कौन थे? भगत सिंह लीडर थे, भगत सिंह। और इनके साथ इस भूख हड़ताल में जिनका ज्यादा नाम हुआ उनका नाम था जतीन दास। इनका 63 दिन का भूख हड़ताल था, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, जतीन दास केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और ये भी जेल में थे, आप देखेंगे। अब ये सब मिलकर भूख हड़ताल शुरू की। लीडरशिप भगत सिंह का था कि अच्छा खाना हो। लोग कराह रहे थे, लोग तड़प रहे थे पानी के लिए।
कुछ लोगों को लगता था कि नहीं हम पानी अब चाहिए, अब नहीं करेंगे भूख हड़ताल। तो भगत सिंह गुस्से में आ गए, बोले हम पहले ही बताए थे ये मार्ग बहुत कठिन है, सब लोगों की बस की बात नहीं, क्यों आए मेरे पीछे, नहीं आना चाहिए। फिर मान जाते थे, फिर तैयार हो जाते थे। और 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद एक मृत्यु हो गई जेल में, और ये पूरे भारतवर्ष में फैल गया। ये जतीन दास जी, इनकी मृत्यु हो गई यही आंदोलन करते करते। इसीलिए ये पूछा जाता है जेल में भूख हड़ताल, 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद जिनकी मृत्यु हुई थी वो व्यक्ति कौन थे? जतीन दास, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हुआ करते थे जो इनके साथ जेल में थे। अब जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई तो लोग जानते हैं इनका 63 दिन का भूख हड़ताल, पर भगत सिंह का लोग नहीं जानते हैं। उसके बाद भी मांग को पूरा नहीं किया गया। इनके मरने के बाद इनका आंदोलन फिर चालू रहा और भूख हड़ताल गया 115 दिन तक। भगत सिंह का भूख हड़ताल हुआ था 115 दिन का। एक 115 दिन का इनका रहा था भूख हड़ताल। ठीक है, भगत सिंह का देखेंगे 115 दिन का भूख हड़ताल, और उसके बाद इनके मांगों को पूरा वो किया, इनके मांगों को पूरा किया गया। ये जेल में लगातार चला इनका। अब देखिए ये तो इनके साथ हुआ। अब इसी बीच में आप जानते हैं कि गवाही दे दिया गया था एक व्यक्ति के द्वारा, जयगोपाल के द्वारा गवाही दिया गया था, जिनके कारण इनको फांसी की सजा हुई। और इधर बाकी लोगों के साथ क्या चल रहा था उसको उनको भी थोड़ा लेके चलते हैं। इनके साथ एक व्यक्ति जो बम फेंकने के लिए गए थे, नाम क्या था? बटुकेश्वर दत्त। इनके साथ क्या हुआ? अब इनको तो फांसी की सजा आप जानते हैं हुई। ठीक है, क्यों हुई फांसी की सजा? क्योंकि लाहौर षड्यंत्र, लाहौर में क्या किए थे? सौंदर्य हत्याकांड में मतलब गवाही दे दिया गया था। बाकी बटुकेश्वर दत्त का क्या हुआ? अब देखेंगे बटुकेश्वर दत्त के साथ क्या हुआ, ये समझिए। बटुकेश्वर दत्त को दिया गया काला पानी, इनको सजा दिया गया काला पानी का। ठीक है, और काला पानी की सजा दी गई, और काला पानी जो सेलुलर जेल में भेजा जाता था, तो ये काला पानी की सजा काटकर वापस भी लौट गए। जब वापस लौटे, इनके बारे में थोड़ा सा जीवनी हम आगे बढ़ाते हैं और जानकर दुख भी होगा। अब सुनेंगे तो बहुत दुख होगा। ये बटुकेश्वर दत्त जो इनके साथ कभी असेंबली में, कभी भारत का नेतृत्व कर रहे थे, क्रांतिकारी को आगे बढ़ा रहे थे, क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा के बाद वापसी हुआ। ये जब वापसी करते हैं, जब इनकी वापसी होती है, फिर उसके बाद 1942 में शामिल हो जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में। और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए, फिर जेल गए। अब सोचिए, क्विट इंडिया मूवमेंट में आए महात्मा गांधी के साथ फिर भारत छोड़ो आंदोलन में बटुकेश्वर दत्त भाग लिया और उसमें जेल भी गए। ठीक है, अब जेल से फिर 1947 में भारत आजाद हुआ। उसके बाद इनका क्या हुआ थोड़ा सा जान लीजिए। 1947 में जब आजादी मिली, उसके बाद देखेंगे ये वैसे मरे हैं 1965 में। कब मरे हैं? 1965। कैसे समझिए, अब आजाद देश में ये क्रांतिकारी जो पूरे देश को आगे लाना चाहते थे, इनको काम नहीं मिला। अपना पेट चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए बटुकेश्वर दत्त को काम भारत में नहीं मिला। अब सोचिए कैसी आजादी, समझ गए? तो इनको एक मतलब जीवन में इतना तबाही और परेशानी आया कि मजबूरी में एक बीड़ी का फैक्ट्री था, उसमें काम करना पड़ा। बटुकेश्वर दत्त कहाँ काम किए हैं? ठीक है, एक बीड़ी फैक्ट्री बताने दीजिए। ठीक है, एक बीड़ी फैक्ट्री सिगरेट का जो एकदम समझिए 3 नंबर का जो काम होता है, उसमें क्रांतिकारी को काम करना पड़ा, और जिसके कारण आगे चलकर उनको टीबी की बीमारी हो गई थी, खांसते थे, जिसके कारण मृत्यु भी हुई है। अब फिर सरकार के द्वारा घोषणा किया गया, फिर इनका बीड़ी वहां से निकले, ये सोचे कुछ अलग करते हैं। फिर एक बिस्किट खुद बनाने की कोशिश की, बिस्किट की फैक्ट्री खोलने की कोशिश की बटुकेश्वर दत्त, नहीं चल पाया। उसके बाद फिर ये सुने क्या, जो सरकार ने प्लानिंग किया है, जो फ्रीडम फाइटर होगा, जो काम किया है,
क्रांतिकारी पथ पर चला है, उसके लिए सरकार विशेष छूट दे रहा है, ठीक है। उसको वो चाहेगा तो अपने क्या कहते हैं टेंडर मिल सकता है। तो बस का टेंडर चर्चा आ रहा था कि बस के टेंडर के बारे में, ठीक है। बस का टेंडर उस व्यक्ति को मिलेगा जो फ्रीडम फाइटर रहा है, उसको मिलेगा। तो ये चले गए पटना, टेंडर लेने के लिए कहां गए, ये पटना गए और पटना जाके कमिश्नर से मिलते हैं। पटना जाकर कमिश्नर से मिलते हैं और पटना जाने के बाद वो कमिश्नर को बताते हैं कि मैं बटुकेश्वर दत्त, मैं बम फेंकने के लिए भगत सिंह के साथ गया था, ठीक है। और उसके बाद हमको टेंडर चाहिए जीवन यापन के लिए स्वतंत्र भारत में। स्पष्ट कमिश्नर के द्वारा पूछा गया क्या सबूत, आप क्रांतिकारी हैं, आप ही थे बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के साथ गए, सबूत चाहिए। अब ये चिरकुट संभाल के रखना, ये क्रांति के पथ पर जा रहे थे क्या, इनके बस की बात थी, इनके पास नहीं सबूत था, इनको टेंडर नहीं मिला और ये जीवन यापन पुनः इनको काम करना पड़ा उसी गंदगी में जाकर, उसी बीड़ी फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ा, जहां पर 1965 में कुछ दिनों के बाद इनको टीबी की बीमारी हुई और इसके कारण खांसते खांसते वो 1965 में इनकी मृत्यु हो गई। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, समझिए। इसीलिए जानना चाहिए, कम से कम जिन लोगों के द्वारा शहादत दिया गया, काम किया गया, कम से कम उनको तो जानिए। इसके बाद चलिए आगे क्या होता है। 1965 में इनकी मृत्यु होती है। अब इसी बीच में 1961 में आप जानते हैं कि गवाही दे दिया गया था किसके द्वारा, जयगोपाल के द्वारा। जयगोपाल एक व्यक्ति था, ये गवाही दे दिया था। अब भगत सिंह के ऊपर चलेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे कि अंतिम फांसी तक पहुंचेंगे। इस बीच में एक कांड हुआ, भगत सिंह जब फांसी पर चढ़ाए गए थे वो 23 मार्च 1931 है। भगत सिंह के लिए ये डेट तो सबको याद ही होगा, 23 मार्च 1931। और हम अब चर्चा करते हैं, इसी बीच में फरवरी में एक घटना सामने आई और 27 फरवरी की घटना है, 27 फरवरी 1931 और ये जगह है अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। और ये थे आजाद जी। अब समझिए यहाँ क्या हुआ। 27 फरवरी को अंग्रेजों को सूचना मिला कि अल्फ्रेड पार्क में वो अकेले जा रहे हैं, चारों ओर से घेर लिया और कम से कम मुठभेड़ में बताया जाता है 35 से 40 मिनट गोली चला। कितने को मारे, बहुतों को मार दिए जब तक इनके पास हथियार था। बाद में बचा एक गोली इनके पास बचा और ये कसम खाए थे कि अंग्रेजों के पास ऐसा कोई जेल बना नहीं है जो आजाद को कैद कर सके। तो एक गोली बचा, तो उसके बाद सोच रहे थे अब क्या करें, अब तो हम पकड़े जाएंगे तो वो जेल ले जाएगा, हम कसम खा लेते हैं। तो वो एक और मरने के बाद आज भी अल्फ्रेड पार्क आप देख सकते हैं, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है, ठीक है, जहां आजाद जी 27 फरवरी 1931 ईस्वी को खुद को गोली मार दी। ये डेट है 27 फरवरी 1931, जिसमें अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार दिए थे और आधा घंटा तक जितना फोर्स था सामने नहीं गया। इनको देख के डर लग रहा था कि शायद पता नहीं थोड़ा भी जीवित होगा, कम से कम 50 को तो मार ही सकता है। इतना मार चुके थे कि इससे भय था, खौफ था। धीरे धीरे वो सामने आया और जैसे ही भगत सिंह सुने बहुत रोए थे जेल में। वैसे उनको फांसी के नाम पर आज तक आंसू नहीं आया, लेकिन ये सुने कि ये गलत हुआ, हम मर जाते कोई बात नहीं होता। आजाद जी को रहना जरूरी था, इस क्रांतिकारी को आगे बढ़ाने के लिए, इस पद को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत गलत हुआ, एक ही काम गलत हुआ। इतने लोग पकड़े गए, हमको उसका गम नहीं था, 29-29 लोग पकड़े गए, लेकिन आजाद जी मर गए, इसका गम था। ये घटना इनको सुनने के लिए जेल में मिला। अब चलिए आपको लिए चलते हैं भगत सिंह के साथ क्या हुआ, चलिए उस पर चलते हैं।
चलिए आप लोग से अनुरोध होगा कि कम से कम जो लोग फेसबुक चलाते हैं वहां जाके शेयर कर दीजिए कि अधिक से अधिक लोग जानकारी मिले, कम से कम भगत सिंह के बारे में जाने। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक जरूर है, वैसे भी देशवासी को जानना चाहिए और महत्वपूर्ण चीज है। चलिए इसके बाद हम चर्चा करते हैं राजगुरु सुखदेव और इनके हाँ एक दो और क्रांतिकारियों का हम नाम लेंगे। जैसे 1930 ईस्वी में मास्टर सूर्य सेन, 1930 में मास्टर सूर्य सेन, और ये मास्टर सूर्य सेन ये चटगांव शस्त्रागार लूट, हाँ चटगांव कहाँ है बता सकते हैं? चटगांव शस्त्रागार, चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल थे। अब देखिए मास्टर सूर्य सेन, ये चटगांव जो जगह है चटगांव शस्त्रागार लूट, तो शस्त्रागार लूट लिया गया था। इसको बोला जाता था, नेतृत्व करते थे मास्टर डाल, मास्टर थे, कहते हैं मास्टरपीस जो प्लान करते थे उसका। तो ये चटगांव शस्त्रागार लूट के बाद इनको फांसी दी गई। फांसी कब दी गई बताते हैं? 1934 में ये फांसी, 1934 में इनको फांसी दे दिया गया। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा था, अल्फ्रेड पार्क का चर्चा किए। अब चलते हैं हम अंतिम पड़ाव में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ क्या हुआ, इस पर चलते हैं। अब देखिए सरकार के द्वारा, ठीक है, वो न्याय व्यवस्था जो न्यायपालिका था अपना पनिशमेंट सुनाया कि 24 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है, फांसी दिया जाए। और फांसी एक व्यक्ति के गवाही के कारण हुआ, और वो व्यक्ति था जयगोपाल, जिसके कारण गवाही दिया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। अब एक सीन था, एक कटघरे में आप देखेंगे, एक कटघरे में जयगोपाल सामने था। इनको आश्चर्य लगा, भगत सिंह हमारे क्रांतिकारी संगठन के लोग मतलब गवाही दे दिए, थोड़ा सा अंग्रेजों के द्वारा यातना दिया गया पर झुक गए। तो जब सामने आए, इनको भरोसा होने लगा, सामने आकर बोलता है, एक कटघरे में जयगोपाल था और दूसरे में ये लोग खड़े थे। बोलता है कि ये भगत सिंह क्रांतिकारी है और लाहौर षड्यंत्र में सौंदर्य सत्याग्रह में यही थे, जयगोपाल के द्वारा बोला गया। तो राजगुरु गुस्से में आए, चप्पल खोल के सीधे चप्पल उसके मुंह पर वहीं फेंक दी। कहा देशद्रोही कहीं का, जो भी होता है अपना गुस्सा दिखाए। भगत सिंह शांत करते हैं, बोले शांत हो जाओ। भगत सिंह बोलते हैं कि मैं इस व्यक्ति को नहीं पहचानता, मैं नहीं पहचानता, ये मेरे साथ नहीं था। तो जयगोपाल बोलता हम नहीं थे, हम साथ में बम नहीं बनाते थे, ऐसे नहीं थे। बोला अच्छा बम बनाते थे तो बताओ। तो भगत सिंह पूछते हैं कि किस किस चीज को मिलाकर बनाते थे। बोला क्या नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं होता था? ये लोग जोर से चिल्लाते नाइट्रोग्लिसरीन। तो जो जो बताया 23 प्रकार की चीज जिसको मिलाकर बनाया जाता था। तो बाद में पूछा गया कि ऐसा आपने क्यों किया? तो भगत सिंह बता रहे थे कि देखिए बहुत मुश्किल था। एक भगवती चरण बोहरा जी बम बनाने की कला को जानते थे, एक जतीर दास जी जानते थे, एक दो लोग थे जो बम बनाते थे, और 4-5 लोग मुश्किल से सीखे थे। अब क्या होगा कि छपेगा, जो भी होता है बहस वो छपता है, और लोग प्रयास करेंगे और बम बनेगा, खूब विरोध होगा। हम तो ये चाहते थे और कोई लक्ष्य नहीं था, समझ गए। तो जैसे ही दिया गया उसके बाद इनके लिए डेट पड़ा कि वहां पर फांसी की सजा सुनाई गई। और किस लिए? सौंदर्य सत्याग्रह लाहौर में। लाहौर में सौंदर्य सत्याग्रह, सौंदर्य सत्याग्रह में इनको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी, और 24 तारीख को घोषणा किया गया था कि 24 को फांसी पड़ेगा, ठीक है। अब देखेंगे उससे एक दिन पूर्व ही पढ़ना कब था? 24 मार्च को 1931 को, लेकिन एक दिन पूर्व ही। अब
जितना जनता, भगत सिंह तो क्रांतिकारी के पद पर चले, पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व कर रहे थे। अब सारी जनता एक हो गई, जेल को तोड़ देंगे, हर हाल में रिहा करना। इतने लोग इकट्ठे हो रहे थे। ये सूचना मिला कि बस का बात नहीं, 24 को फांसी दे देंगे, हो सकता है कि वो बरी हो जाए। रात में ही खींचो, 23 तारीख को ही समय से पूर्व नियम के खिलाफ जाकर वो लोग भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 तारीख को खींचा गया, 23 मार्च 1931। अब इसमें ये तीनों व्यक्ति, चलिए अंतिम में चलते चलते एक गाना, 2 लाइन इनके लिए, ठीक है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती। रहे थे कि केवल जी भर के गले मिलकर एक दूसरे से, मतलब गले मिलना चाहते हैं, खुशी जाहिर करना चाहते हैं। फिर इसके बाद मिलने का अवसर तो मिलेगा नहीं। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे, किसी को सुना दिया जाता है फांसी की सजा, ठीक है, फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उसके बाद डर के मारे उसका वेट कम हो जाता है जब फांसी पर जाते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति थे कि इनका 4 किलो वेट बढ़ गया था। ये हंसते हंसते इस फांसी को चूम लिए थे और देश के लिए अपना शहादत दिया। और 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दिया गया। और जब फांसी दिया गया, इसके बाद ये क्रांति रुका नहीं और ये क्रांति जारी रहा। और इन्हीं क्रांतिकारियों के द्वारा, कुछ क्रांतिकारी और कुछ जो गांधीवादी विचारधारा के थे, इन लोगों का प्रयास लगातार चालू रहा। और 1947 में आकर हमारा देश आजाद हुआ। जय हिंद, जय भारत।